कि भाई 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो किसको कितनी मिलेगी, मेरे को फ़ायदा होगा या मेरे को नुकसान होगा, मेरे हिस्से में ज़्यादा आएगी या कम आएगी। सबसे पहले अब इसके लिए हम देखेंगे सेल ऑफ प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन, कि अगर फ़ायदा तो तब होगा जब वो सेल होगी, बंटवारा होगा, सेल होगा, फिर आपको आपका हिस्सा मिलेगा। सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए 3, 5, 10 का कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा घर, पाँचवां घर और 10वां घर अगर एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब है कि वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर इसके अंदर 11वां घर एक्टिवेट हो रहा है तो इसका मतलब है आपको फ़ायदा होगा, और अगर 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है तो इसका मतलब सामने वाली पार्टी को फ़ायदा होगा। जैसा कि हमने लिटिगेशन में भी बताया था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए अगर 11वां घर एक्टिवेट होता है तो आपका फ़ायदा है, 8वां अगर एक्टिवेट होता है तो सामने वाली पार्टी का फ़ायदा है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी यही होता है कि अगर 11वां घर आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका 11वां घर, तो इसका मतलब आपको फ़ायदा होगा, और 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है आपका तो सामने वाली पार्टी को फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि आगे भविष्य में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी के बहुत ही ज़्यादा पेचीदे मुद्दों पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी भी रहती हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां जो आज ज्ञान बट रहा है वो है सिर्फ प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड, और हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट और घर परिवार के बारे में। तो विशाल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी, लेकिन उन केसेस का क्या जहाँ पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है? जी, पार्टीशन के लिए हमारे को सबसे पहले ये देखना होता है कि तीसरे, 5वें, 10वें के साथ 11वां घर एक्टिवेट हो रहा है या 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी परिवार हो, एक समय पर आकर के, चाहे वो बड़े से बड़ा परिवार हो या छोटे से छोटा, आपको पार्टीशन करना ही पड़ेगा। सबको अब सबके काम धंधे अलग करने ही पड़ेंगे। अगर शॉप है तो उसमें भी अलग करना पड़ेगा आपको, अलग अलग हिसाब से। और अगर आपकी प्रॉपर्टी है, परिवार की घर है, आपका कोई प्लॉट है, आपकी कोई ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसमें भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 11 या 12। 11 आपका फ़ायदा, 12 आपका नुकसान। 12वां घर नुकसान का है, खर्चे का है, आखिरी घर होता है कुंडली का। तो अगर 3, 5, 10 के साथ आपको 11वां घर मिल रहा है तो पार्टीशन में आपको फ़ायदा मिल रहा है, और 3, 5, 10 के साथ आपको 12वां घर मिल रहा है तो आपको नुकसान मिल रहा है। आपको प्रॉपर्टी तो मिलेगी, आपका हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल वे में आप देखेंगे तो आपको औरों के मुकाबले नुकसान ही मिलेगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपको सिंपल रेमेडीज़ करते हैं तो जो नुकसान आपको होने वाला है इस बंटवारे के अंदर, उसके अंदर आपको नुकसान जो होगा वो बहुत कम होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आप अगर ये देख लेते हैं पहले से ही, किसी को दिखाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल। विशाल जी, अब बात करेंगे सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बिठाया जाए या बैठना चाहिए जिससे जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है वो हमारे प्रॉफिट में हो, लॉस में ना हो? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। अक्सर हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जिनके पास ज़मीन की ज़मीन पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बिक नहीं रही हैं, और बिक भी रही हैं तो वो नुकसान के साथ बिक रही हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 3, 5, 10 मिल रहा है आपको, इट मीन्स सेल होने वाली है। 11वां घर भी मिल रहा है तो प्रॉफिट होने वाला है। कभी कभी 11वां और 12वां दोनों घर ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि भाई 11वां घर प्रॉफिट का है, 12वां घर नुकसान का है। तो इट मीन्स अब दोनों चांसेस हैं। अगर आप ढंग से काम करते हैं, कुछ रेमेडीज़ अपनाते हैं, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान होने की भी संभावना है। इसके लिए आप कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ अपना सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पा रही है, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जो पैसा आपको मिल रहा है वो उल्टा सीधा पैसा मिल रहा है। 10 लाख की ज़मीन के कोई 5 लाख रुपए दे रहा है, तो उसमें तो आप लॉस में ही हैं बेच करके भी। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, एक बड़ा सा झंडा लेकर के अपनी प्रॉपर्टी पे लगा दीजिए। लाल रंग का झंडा लीजिए और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर प्लॉट है तो प्लॉट में गाड़ दीजिए, चारों कोनों के अंदर और एक बीच में, और अगर मकान है तो मकान के सबसे ऊपर लगा दीजिए। और उसके बाद आप देवी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, अगर मेरी ये प्रॉपर्टी बिक जाती है तो इसी तरीके के 11 झंडे मैं आपके मंदिर में आकर के लगाऊंगा। प्रॉपर्टी को सेल करने का बहुत बढ़िया, बहुत सरल
और बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है ये। जिन लोगों की 5-5 साल से प्रॉपर्टियाँ नहीं बिक रही थी, उनकी 2-2 महीने में बहुत अच्छे दामों में बिक गई प्रॉपर्टी। उसके अलावा आप एक सिंपल सा काम और करें, अगर आपकी प्रॉपर्टी बिकने में रुकावट आ रही है, आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर पिरामिड रखिए। एनर्जाइज करके 91 पिरामिड का एक सेट आता है, जिसके अंदर एक पिरामिड में 91 पिरामिड बने हुए होते हैं। आप उसको अपनी प्रॉपर्टी के हर कोने के अंदर रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए। तो प्रॉपर्टी को जो ना बेचने में नेगेटिव वाइब्रेशन सहायता कर रही थी, वो पिरामिड रखने से वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर चली जाएंगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी जो प्रॉपर्टी को बेचने में सहायता करेंगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये जो पिरामिड मैं आपको बता रहा हूँ, ये चार्ज होने चाहिए, इनमें एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्लेन प्लास्टिक का या पीतल का या किसी भी धातु का प्लेन पिरामिड ला करके रख दें। अगर ऐसा होता तो पिरामिड वाले की दुकान 50 बार बिक चुकी होती। उसे एनर्जाइज करना पड़ेगा, उसे चार्ज करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, और फिर आपकी प्रॉपर्टी में रखना पड़ेगा। विशाल जी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी के आपने उपाय हमें बताए। अब जानना चाहूँगी कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के क्या उपाय हैं? भाई सब चाहते हैं कि हमारी भी एक दिन प्रॉपर्टी बने, हमारा भी मकान हो, तो ऐसे में क्या उपाय हैं? आप सबसे पहले हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो मंगल की आपको उपासना करनी पड़ेगी। मंगल का सीधा संबंध हनुमान जी से है। भूमिपुत्र मंगल हैं और मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी को लगातार चोला चढ़ाते रहें, तब तक चढ़ाते रहें जब तक कि वो आपकी सुन ना लें। एक ना एक दिन तो उन्हें आपकी सुननी ही पड़ेगी। अगर आप पूरे मन से उनको पुकार रहे हैं, आप पूरी श्रद्धा के साथ उनके पास जा रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ख़रीदने का हिसाब नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास तो बजट ही नहीं है, इच्छा है, मन है, लेकिन हिसाब नहीं बन पा रहा है, कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा है, कुछ और भी नहीं हिसाब बन पा रहा। तो वो लगातार अगर हनुमान जी की उपासना करते हैं तो एक ना एक दिन उनका प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा, और जो योग उनका 10 साल बन रहा होगा वो हो सकता है 2 साल में ही बन जाए। तो आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, उनको चोला चढ़ाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और एक बहुत सुंदर सा उपाय है कि आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं नियमित रूप से, आप लगातार करके देखिए 150 दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आधा घंटा लगेगा, मैक्सिमम पौना घंटा लगेगा। बाकी तो आप सारे दिन बिज़ी रहते ही हैं, 2 घंटे टीवी भी ज़रूर देखते होंगे और घूमने फिरने में भी टाइम निकालते होंगे। आप आधा घंटा सुंदरकांड के लिए निकालिए और फिर आप देखिए कि आपको 150 दिन में कितना फ़र्क होता है। आपके जितने भी कष्ट होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड, अगर घर में किसी तरीके की कोई कला है, कोई परेशानी है, सुंदरकांड का पाठ हर चीज़ को समाप्त करता है, हर नेगेटिव चीज़ को समाप्त कर देता है। सीता जी परेशान थीं, उस टाइम पे सुंदरकांड की रचना हुई है। तो जब सीता जी की कोई परेशानी को हर लिया था, तो हम तो फिर भी सामान्य से इंसान हैं, हमारी परेशानी को तो भगवान हरेंगे ही हरेंगे। तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपको हर हाल में फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो हनुमान जी को मनाइए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण पढ़िए और किसी भी तरह से हनुमान जी को खुश कर दीजिए, तो वो भी प्रॉपर्टी के केसेस में आपको खुश कर देंगे। अब चलते-चलते विशाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी तो आपने ले ली, घर में आपने शिफ्ट भी कर लिया, सारी आपकी जो तमाम कठिनाइयाँ थी वो दूर हो गई हैं, लेकिन घर में घुसते ही या तो कुछ बीमारी आ गई है या उस घर में सुख शांति ही नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए? बहुत बार ये होता है कि लोग बड़ी उम्मीदों से अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके मार्केट से पैसा उठा करके घर बनाते हैं, घर में जाते हैं, पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और घर में जा कर के अचानक सब कुछ पलट जाता है। जो उनकी खुशियाँ थी वहाँ पर उनको किसी की नज़र लग जाती है। क्या होता है उनके साथ कि या तो वो बीमार रहने लग जाते हैं, या फिर घर में किसी ना किसी बात पे कलह रहने लग जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, तो बच्चों का मन नहीं लगता है घर में, व्यक्ति का घर में काम धंधे में मन नहीं लगता, पैसा टिकता नहीं है घर में। तो इसका मतलब ये है कि जिस घर में आप गए हैं वहाँ पर वास्तु की कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी नए घर में जाएं, 2 दिन मन नहीं लगेगा, 4 दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन 5वें दिन तो आपका अपना घर है, मन लगेगा ही लगेगा। लेकिन वहाँ जाते ही अगर आप परेशान होने लगे हैं, आपको नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, आपके घर में अचानक ही बीमारियाँ आने लगी हैं, आपके खर्चे अचानक दुगने तिगने हो गए हैं, इनकम में कमी आ गई है, तो इट मीन्स घर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आप पहले तो वास्तु विज़िट कराइए अपने घर पे किसी से, और देखिए कि वहाँ पर कहीं कितनी नेगेटिव एनर्जी है और उसे वो किस तरीके से दूर करते हैं। कुछ लोग रेकी से एनर्जी को ख़त्म करते हैं, कुछ चक्रास से ख़त्म करते हैं, कुछ पिरामिड से ख़त्म करते हैं। तो एक बार अगर आपके घर की ओरा क्लीन हो जाती है, अगर आपके घर की आभा क्लीन हो जाती है पूरी, तो आपको वहाँ रहने में बहुत आसानी रहेगी। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा।
अगर आपके घर का द्वार दक्षिण मुखी है, अगर आपका घर ही दक्षिण मुखी है, तो दक्षिण मुखी घर को अच्छा नहीं माना गया है किसी भी तरीके से। दक्षिण जो दिशा है वो यम का द्वार कहा गया है। अगर आपका दरवाज़ा उस तरफ खुलता है तो आपको परेशानियां होंगी होंगी। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने दक्षिण मुखी द्वार का जो मेन गेट है उसके ऊपर आप कोई ऐसी ऊंची चीज़ लगाइए कि जो आपका घर ऊंचा दिखने लगे। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल ज़मीन से लेकर के छत तक कोई भी लोहे का पाइप लगा सकते हैं घर के दोनों तरफ, और वो इतना ऊंचा हो कि आपके पिछले हिस्से से वो ऊंचा निकल जाए पाइप, तो आपका साउथ पोर्शन ऊंचा उठ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो आपको हेल्प करेगा, साउथ फेसिंग जो आपका घर है उसको थोड़ा सा दबाएगा। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर के अंदर नमक का पोछा लगाइए। सुबह अगर आपके घर में काम वाली आती है या आप खुद लगाते हैं, तो जो सिंपल आपका पानी है जिसमें आप फिनाइल डालते हैं उसके साथ 1 चम्मच नमक भी डालिए और आप अपने घर में लगाइए उस पोछे को। तो जितनी भी घर के अंदर नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। उसके अलावा अगर आपके घर में बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, घर में मन नहीं लगता, बीमार रहते हैं, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक आम का पौधा रखिए। आम का पौधा नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आता है। तो आप सिंपली एक आम का पौधा वहाँ पर लगाइए, एक गमले के अंदर आप पौधा रखिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे आपके घर की सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक और छोटा सा आप उपाय कर सकते हैं, आप रात को 8 से 8:30 के बीच में डेली कुछ कपूर, प्लेन कपूर, कैम्फर आप जलाइए अपने घर के अंदर और उसे पूरे घर में घुमाइए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। दूसरा, एक आप छोटा सा काम कीजिए कि अपने हर घर के अंदर, हर कमरे के अंदर, अगर आपके घर में 5 कमरे हैं या 7 कमरे हैं या 2 कमरे हैं, हर कमरे के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पिरामिड रखिए। 91 पिरामिड का सेट रखिए, पीतल का पिरामिड रखिए, प्लास्टिक का मत रखिए, धातु का पिरामिड होना चाहिए, और उसे एनर्जाइज करा करके आप अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे अगर वो एनर्जी लिए हुए पिरामिड होगा वो टिप से काला होना शुरू हो जाएगा। पीतल नॉर्मली काला नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी तो नहीं पड़ता है, थोड़ा डाउन हो जाता है उसका कलर, लेकिन अगर वो एनर्जाइज है तो धीरे धीरे टिप से काला होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को अपने में ले रहा है। अब कभी कभी ये होता है कि किसी का पिरामिड 2 साल में काला पड़ता है और किसी का 2 महीने में काला पड़ता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके घर में कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन होगी तो 2 महीने में ही वो काला पड़ जाएगा, और अगर कम नेगेटिव वाइब्रेशन होगी तो हो सकता है 2 साल में भी काला ना पड़े। जब वो आधे से ज़्यादा काला हो जाए उसे आप हटा दीजिए, उसे पानी में विसर्जित कर दीजिए, बहा दीजिए और एक नया पिरामिड रख लीजिए। आपने 50 लाख का 1 करोड़ का मकान लिया और उसमें अगर आप आकर के परेशान हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप वास्तु विजिट कराएं और साथ में पिरामिड वगैरह रख करके छोटी छोटी बेसिक चीज़ें तो आप खुद कर सकते हैं। एक मैं हर बार कहता हूँ कि अपने घर के अंदर आप कुबेर का स्थान ज़रूर जानें। अगर कुबेर का स्थान आपने अपने घर में नहीं जाना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना इधर उधर घूम लीजिए, और अगर आपका बैंक ही ख़राब है, अगर आपका बैंकर ही ख़राब है जहाँ आपका है, तो आपका फाइनेंस टिकेगा नहीं। आपने करोड़ों रुपए की ज़मीन ली और आने के बाद फिर आप हज़ारों रुपए महीना डॉक्टरों को दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या आप लॉस में जा रहे हैं। तो कुबेर के स्थान को ढूंढिए, पहचानिए उसे और उसकी पूजा अवश्य कीजिए। ये छोटे छोटे से अगर आप उपाय करते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, आप बेहतर तरीके से रह पाएंगे और आपको कोई परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि विशाल जी ने बताया कि इन छोटे छोटे उपायों के ज़रिए आप प्रॉपर्टी रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है सारी की सारी सॉल्व हो सकते हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विशाल गुप्ता जी, जो एक बार फिर से आप सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहले विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। विशाल जी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे काल सर्प योग की। बहुत सारे लोग हैं, कॉल्स करते हैं, पूछते हैं, कन्फ्यूजन होती है उनको, आखिर ये काल सर्प योग होता क्या है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये काल सर्प योग होता क्या है। जी बिल्कुल।
अक्सर लोगों की ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ये सब उनका सबसे पहला सवाल होता है कि कहीं हमारी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है। और आज की तारीख में काल सर्प योग को लेकर के बहुत हवा बनाया हुआ है कि काल सर्प योग है, काल सर्प योग की वजह से ये हो रहा है, काल सर्प योग की वजह से वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने हॉरोस्कोप में ये देखिए कि काल सर्प योग है भी या नहीं है। काल सर्प योग का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो तब बनता है जब सभी के सभी ग्रह राहु केतु एक्सेस में आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर राहु मान लीजिए दूसरे घर में है और केतु 8वें घर में है, तो सभी ग्रह दूसरे से 8वें घर की तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगे, तभी काल सर्प योग बनेगा। अगर कोई भी एक ग्रह, चाहे वो चंद्रमा हो या बुध हो या शुक्र हो, अगर इस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर्कल से बाहर निकल जाता है तो वो काल सर्प योग नहीं माना जाएगा। बहुत जगह ये भी देखा गया है कि लोग अक्सर ये कह देते हैं कि भाई काल सर्प योग तो है लेकिन आंशिक है। आंशिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो योग होता है या योग नहीं होता है। बीच का कोई हिसाब किताब नहीं है कि अगर एक प्लैनेट बाहर निकल गया है तो आंशिक काल सर्प योग हो गया है। तो आप सबसे पहले अपने हॉरोस्कोप में ये देखिए कि क्या सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस के अंदर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो काल सर्प योग है, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो काल सर्प योग नहीं है। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर विशाल जी, आपने बताया कि काल सर्प योग आखिर क्या होता है, लेकिन क्या ये हमेशा ही हानिकारक होता है? जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये हमेशा ही हानिकारक होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि काल सर्प योग हमेशा ही हानिकारक हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काल सर्प योग आपके लिए बहुत अच्छा जाता है। काल सर्प योग का बेसिक जो रिजल्ट होता है वो आदमी को स्ट्रगल देता है। ये तो निश्चित है कि आदमी की अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है तो उसे कहीं ना कहीं